वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। 2-3 दिनों के ब्रेक के बाद मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, एक फैमिली इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे मेरे होम टाउन जाना पड़ा। और मेरा होम टाउन एलओसी पे आता है, बहुत नज़दीक है बॉर्डर के। तो इस वॉर की वजह से, मेंटल और फिजिकल प्रेशर की वजह से क्लासेस को रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो आज से क्लासेस को शुरू करेंगे अब जबकि वॉर ख़त्म हो चुकी है। चलिए, आर्टिकल लिखा हुआ है वॉर पे ही, फायर एंड सीज फायर इसका टाइटल है। अगेन सब कुछ बेसिक से करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को समझना है हमें और साथ में अपनी इंग्लिश को दुरुस्त करना है, ग्रामर को, रीडिंग को, वोकैब को, तीनों को एक साथ लेकर के चलते हुए। कह रहा है जी फायर एंड सीज फायर। सीज फायर तो आपको पता ही है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है ये। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। सीज मतलब रोकना, फायर मतलब गोलीबारी। जब दोनों पक्ष, दोनों आर्मीज मान जाती हैं एक दूसरे पे गोलीबारी ना करने को, इसको अंग्रेजी में सीज फायर बोलते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम भी है आर्मिस्टिस, अभी आगे आएगा। कह रहा है जी पहले तो गोलीबारी हुई और फिर सीज फायर हुई। भारत पाकिस्तान जंग की बात हो रही है। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है इंडिया मस्ट नॉट अलाउ थर्ड पार्टी मेडलिंग इन कश्मीर। कह रहा है जी भारत जो है ना, इसको अलाउ नहीं करने देना है। अलाउ करना यानी इजाज़त देना, परमिशन देना। तो भारत जो है अलाउ नहीं करना चाहिए उसे किसी तीसरे आदमी की या थर्ड पार्टी की मेडलिंग को, बीच बचाव को कश्मीर के मामले में। इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में रखा हुआ है। इंडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट अलाउ इसकी वर्ब है। मस्ट का मतलब है चाहिए ही चाहिए, अलाउ करना यानी किसी को परमिट करना। मेडलिंग का मतलब होता है बीच बचाव, दो लोगों के काम के बीच में टांग फंसाना। तो इंडिया को टांग फंसाना किसी और का यानी थर्ड पार्टी का हमें अलाउ नहीं करना है। थर्ड पार्टी क्या होती है? फर्स्ट पार्टी होते हैं हम खुद, सेकंड पार्टी वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, इस केस में पाकिस्तान। और थर्ड पार्टी यानी तीसरा कोई आदमी, जैसे कि यूएसए या यूके। तो हमें किसी थर्ड पार्टी को, तीसरे आदमी को बीच बचाव करने को या टांग फंसाने को अलाउ नहीं करना है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब नज़र डालते हैं इस आर्टिकल की वोकैब पे। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मॉक टेस्ट लगाना। जितना जरूरी पढ़ाई करना है ना, उतना जरूरी ये भी है कि एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगा करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। मॉक टेस्ट का सबसे पुराना और सबसे इनोवेटिव, सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 800 एग्जाम्स के। फिर आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, आपके टारगेट के हिसाब से आपको इसमें मॉक टेस्ट दिखा देगा। जो भी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, आपको हर मॉक टेस्ट का एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा, परफॉर्मेंस समरी, आपके वीक एरियाज क्या हैं, कौन से एरियाज में आप अच्छे हैं। फिर टॉपर्स के मुकाबले, टेक्स्ट बुक पे लगभग 5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो टॉपर्स के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपके मॉक टेस्ट पास में इंक्लूडेड हैं। ये सारे फीचर्स के साथ में पास को अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो उस पर कूपन लगा लेना YT10 और आपका प्राइस घट के हो जाएगा मिनिमम 395 रुपीज़। अभी तो शायद इससे भी कम है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, सेल के दौरान अपने पैसे को सेव करें। कूपन लगाना ना भूलें, YT10 लिंक रखा गया है कमेंट सेक्शन में। चलिए वोकैब शीट है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन। ये डॉक्टर से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन इसका कनेक्शन डॉक्टर से नहीं है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, बिलीफ या सिद्धांत, जो आपने किसी चीज़ को लेकर के बनाया हुआ है। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो है, लोकशाही जो है, वो दूसरा नाम है सामाजिक एकता के या बराबरी के सिद्धांत का, डॉक्ट्रिन का। डॉक्ट्रिन को प्रिंसिपल बोल दो, टेनेट बोल दो, डॉगमा बोल दो, परसेप्ट, एडिक्ट, मैक्सिम, ये सभी अच्छे अच्छे वर्ड्स सिद्धांत के, प्रिंसिपल के सिनोनिम्स हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास साइज अप। देखिए, साइज अप का मतलब किसी चीज़ के साइज़ को नापना, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। और अगर आप साइज से हटके जाएं तो आम भाषा में इसका मतलब होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना। जरूरी नहीं है किसी चीज़ को छू करके उसका साइज़ देखा जाए। अगर पाकिस्तान भारत के बीच में जंग लगी है तो उस जंग की गंभीरता को भी साइज अप किया जा सकता है कि वो गंभीरता साइज में कितनी बड़ी है। समझ गए ना? तो हर जगह ये साइज अप वर्ड यूज़ होगा जहाँ भी आप जायज़ा लेने की, एवेल्युएट करने की बात करेंगे। यू मस्ट साइज अप द सिचुएशन बिफोर वी डिसाइड व्हाट टू डू। हमें साइज अप करना होगा, जायज़ा लेना होगा सिचुएशन का, कितनी बड़ी और कितनी ख़राब या कितनी छोटी सिचुएशन है। और कब लेना होगा भाई? इससे पहले कि बिफोर
हम डिसाइड करें कि हमें करना क्या है बिफोर वी डिसाइड व्हाट टू डू। साइज अप को टेक स्टॉक करना भी बोलते हैं। ये वर्ड बना है पंसारी की दुकान से। ये फ्रेज जो आप देख रहे हो ना, पंसारी क्या करता है, पंसारी समझते हैं ना, किराना वाला। वो हर 15-10 दिन से अपनी दुकान के सारे स्टॉक को खंगालता है। कोई माल पुराना हो गया तो पहले उसको बेच दूं, कुछ चोरी तो नहीं हो गया, कोई माल चूहा तो नहीं खा गया। तो जब भी आप टेक स्टॉक करते हैं, अपनी दुकान के माल को संभालते हैं, क्या सिचुएशन है दुकान में, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से टेक स्टॉक नाम का किराने की दुकान से फ्रेज लिया गया है। किसी चीज़ की सिचुएशन को है ना, जायजा लेना, संभालना, देखना वो कैसी है। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, ये फ्रेज। अगला वर्ड है अपने पास रेपरकशंस। मीनिंग तो बड़ा आसान है इसका। बुरे परिणामों को, दुष्परिणामों को बोलते हैं रेपरकशंस, लेकिन इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना। रेपर REPER और कशन CUSSION। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो ये वर्ड अपने आप स्पेलिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड के जो लॉकडाउन्स हैं वो लेकर के आए हैं, ब्रॉट इन कर चुके हैं बहुत ही सीवियर यानी खराब आर्थिक दुष्परिणामों को, रेपरकशंस को श्रीलंका के लिए। इम्प्लीकेशन, साइड इफेक्ट, रेमिफिकेशन सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज इम्प्लीकेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, रेपरकशन, इम्प्लीकेशन, किसी चीज़ के बुरे, बैड रिजल्ट समझ लो, बुरे नतीजे। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है एक्सट्रीमिज्म। देखिए, जब आप एक्सट्रीम हो जाते हैं ना, तो आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी मामले में आगे बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीम, कोई भी काम ले लो आप, एक्सट्रीम तो समझते ही हैं आप। और एक्सट्रीमिज्म वहीं से नाउन बनाया गया है जब आपका बिहेवियर एक्सट्रीम हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपनी नस्ल के नाम पे, जब आप मरने मारने पे उतर आए, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। आसान भाषा में एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवादी भी तो देश और धर्म के नाम पे ही मरने मारने पे उतर जाते हैं ना। तो एक्सट्रीमिज्म का उदाहरण है आतंकवाद या टेररिज्म। चलिए, द US waged a war against या वर्ल्ड वाइड वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म आफ्टर 9/11 इवेंट। अमेरिका ने वेज किया। वेज करने का मतलब होता है तन मन झोंक करके किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तन मन धन झोंक करके किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, वेज करना। तो अमेरिका ने तन मन झोंक करके आगे बढ़ाया एक विश्वव्यापी वॉर को, दुनिया में होने वाली जंग को। और ये किसके खिलाफ थी? ये थी आतंकवाद के, दहशतगर्दी के, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। और ये सारा काम हुआ था 9/11 के बाद। एक्सट्रीमिज्म को रेडिकलिज्म भी बोलते हैं, जिंगोइज्म भी बोलते हैं। जिंगोइज्म तो यही होता है, बस आप अपने धर्म के नाम पे, देश के नाम पे जो है बड़ी बड़ी बातें करने लगे, है ना। बाकी सब आपके दुश्मन हैं। जो आपका देश है, आपका धर्म है, बस वही आपके आदमी है। तो एक्सट्रीमिज्म की थोड़ी सी पैट्रियोटिक फॉर्म है, समझ गए ना, उस तरह का वर्ड है जिंगोइज्म। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपने पास मेडल। मेडल आप देख चुके हैं, बीच बचाव करना, दो लोगों के बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस जाना, अपनी टांग फंसा करके इंटरवीन करना, जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका ने किया भारत पाकिस्तान की जंग में। एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसीज द सेंटर डजंट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। इमरजेंसीज को छोड़ करके केंद्र सरकार या सेंटर टांग नहीं फंसाता है, मेडल इन नहीं करता है मामलों में या अफेयर्स में स्टेट्स के या राज्यों के। चलिए, इंटरवीन इसका सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। वॉर रुक चुकी है, आपने सुना होगा, सीज फायर हो चुका है। 4-5 दिन से दोनों तरफ से खूब बम पटाखे फटे और लास्ट में अमेरिका के बीच बचाव करने पे सीज फायर हुआ। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वक्त तक न्यूज़ कुछ ऐसी भी चल रही है अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से। सीज फायर होने का रीज़न है भारत का गलती से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पे अटैक कर देना। ऐसी न्यूज़ अभी चल रही है, कंफर्म हो जाएगी थोड़ी देर में जब तक आप वीडियो देखोगे। तो न्यूक्लियर ठिकानों पे हमने शायद गलती से अटैक कर दिया है और उससे थोड़ा रेडिएशन पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान के फैल गया है और अमेरिका ने बीच बचाव किया है। रेडिएशन को रोकने के लिए भी एक टीम लाई गई है और वॉर को रोकना तो इस केस में बनता ही था। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सीज फायर होना बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कश्मीर के मामले में अमेरिका से बीच बचाव हमें नहीं करवाना। कश्मीर दोनों देशों का आपसी मुद्दा है, बातचीत से इसका हल निकलेगा। अमेरिका जैसी किसी महाशक्ति को बीच में डाल करके पलड़ा किसी भी एक तरफ झुक सकता है। हम नहीं चाहते हैं पलड़ा हमारे खिलाफ झुके। ठीक है, आज की टोन है कॉशनरी, कॉशन कर रहा है भारत सरकार को कश्मीर को लेकर के। अब आइए आर्टिकल को शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको पढ़ लो। एक रीडिंग दो इसको खुद से, पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करो, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको। चलिए, कह रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान
on Saturday announced an understanding to stop military actions against each other after 3 days of intense and escalating fighting. कह रहे भारत और पाकिस्तान जो है ना, दोनों कंट्रीज, इन्होंने शनिवार को यानी सैटरडे को, ऑन लगा के बता रहा है, शनिवार को अनाउंस कर दिया या इस चीज़ का ऐलान कर दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और क्या ऐलान किया भाई? ऐलान किया एक अंडरस्टैंडिंग को या आपसी समझ को, जो है स्टॉप कर देने की या रोक देने की। और स्टॉप करेंगे मिलिट्री के एक्शंस को, और किसके खिलाफ करेंगे? अगेंस्ट करेंगे एक दूसरे के या ईच अदर के। और ये सारा काम होगा आफ्टर या बाद में 3 दिनों के, जो है ऐसी फाइटिंग का या जंग का जो बहुत इंटेंस भी थी और एस्केलेटिंग भी थी। इंटेंस का मतलब होता है जिसमें बहुत तीव्रता हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फाइट हो, बातचीत से नहीं चल रहा काम, मार कुटाई हो रही है, बम फट रहे हैं इधर उधर, ये इंटेंस फाइटिंग कहलाती है। और एस्केलेटिंग क्या होती है? पहले मैं हमला करूं, फिर आप उससे बड़ा हमला मुझ पे करो, फिर उससे बड़ा मैं आप पे करूं, फिर आप उससे भी बड़ा मुझ पे करो। तो इससे क्या हो रहा है? मामला ऊपर 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 एस्केलेट हो रहा है। इसको बोलते हैं एस्केलेटरी फाइटिंग। तो 3 दिनों तक ये एस्केलेशन चला और अब जा करके दोनों कंट्रीज के, है ना, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि अब हम सीज फायर करते हैं। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट बनेगा आपका। सारा काम सैटरडे को हुआ है, ऑन लगा के बताया गया, अनाउंस किया गया। अनाउंस इसकी वर्ब बनेगी, इंडिया और पाकिस्तान की। अंडरस्टैंडिंग होती है आपसी समझ। एक दूसरे की बात हो, 2 लोगों की बात हो तो ईच अदर का इस्तेमाल करें। और अगर 2 की जगह 3, 4, 5 पार्टियां हों तो वन अनदर का इस्तेमाल होता है। पता है ना आपको? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। 2 आदमियों की आपसी बात हो तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा इंसानों की या 2 से ज़्यादा पार्टियों की आपसी बात हो तो वन अनदर। चलिए, एस्केलेटिंग आपने देख लिया, जिसमें इंटेंसिटी बढ़ती ही जाए, एस्केलेट हो मामला। अब एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको ग्रामर का, एक बार में समझ जाओगे, बड़े ध्यान से लॉजिकली समझना। देखो, टाइम ड्यूरेशन से पहले या तो लगता है एट, या लगता है ऑन, या लगता है इन। इन की जगह पे ड्यूरिंग का इस्तेमाल भी हो जाता है। ठीक है, इन और ड्यूरिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कब एट और इन का इस्तेमाल करना है, ये आपको सीखना है। एट का इस्तेमाल होगा जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि शाम के 5 बजे तो 5 PM, यानी एट 5 PM। जैसे कि नून, नून का मतलब होता है 12 बजे का वक्त, एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, तो आप बोलते हैं एट नून। तो एट का इस्तेमाल ऐसे आपको करना होता है। ऑन का कब करना है? ऑन का करना है किसी भी दिन से पहले, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऑन 5 जनवरी, ऑन 12 फरवरी, ऑन 23 मार्च, ऑन 30 अप्रैल। तो दिनों और वारों से पहले, डे और डेट से पहले ऑन का इस्तेमाल होता है। इन और ड्यूरिंग का इस्तेमाल कब होगा? इन और ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन से पहले। जैसे महीने में 30, 31, 28 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वैसे डेकेड भी यूज कर सकते हो। डेकेड का मतलब होता है दहाई, दशक, इसमें 10 साल होते हैं। तो जो भी ड्यूरेशन होती है दिनों की, चाहे मंथ हो, ईयर हो, वीक हो, डेकेड हो, सेंचुरी हो, मिलेनियम हो, इनसे पहले आप इन या ड्यूरिंग दोनों में से कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेज है जहां पे आपको खास ध्यान रखना है। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले इन लगता है, क्योंकि इन क्या है? एक ड्यूरेशन बताने वाला प्रेपोजिशन है। मॉर्निंग क्या? एक ड्यूरेशन वाला टाइम है। समझ पा रहे हो? मॉर्निंग मतलब सुबह का वक्त, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद का वक्त, इवनिंग मतलब शाम का वक्त, सूर्यास्त का वक्त। तो इनसे पहले इन द भी लगा करके यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। लेकिन नून होता है दोपहर का वक्त, 12 बजे का, तो नून से पहले आप एट का इस्तेमाल करते हैं। बताया ना मैंने, स्पेसिफिक टाइम हो। अब आपको एक्सेप्शन ये समझनी है कि नाइट से पहले भी एट का इस्तेमाल होता है। मैं इसका रीजन भी समझा देता हूं भाई। इस अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को देखो तो नाइट से पहले इन लगना चाहिए, और लगता भी है, लेकिन बहुत कम केसेस में नाइट से पहले इन लगता है, ज़्यादा केसेस में नाइट से पहले एट लगता है। इसका रीजन ये है कि नाइट सिर्फ रात नहीं होती। नाइट का मतलब होता है अंधकार, उजाले के बिना का वक्त। मैं रात में पढ़ता हूं, आई स्टडी एट नाइट। ये आपके एक हैबिट को बता रहा है, उजाले के बिना जब वक्त होता है, यानी अंधकार में। समझ पा रहे हो आप? मुझे रात में बहुत भूख लगती है, आई फील हंग्री एट नाइट। तो नाइट को अगर आप ऐसे समझ के चलें कि ये अंधकार है ना, अंधकार के वक्त मुझे भूख लगती है, तब तो आप एट का इस्तेमाल करें, जो कि 90-95% केसेस में होता है। और आप इन ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने रात के दौरान कोई काम किया, खास करके जैसे मैं रात को रोया, कोई काम हुआ, मैं रात में रोया, आई क्राइड इन द नाइट, द लिटिल बॉय क्राइड इन द नाइट। तो अब आप यहां पे एम्फोसाइज कर रहे हो कि रात का वक्त था, अंधकार या उजाले की बात नहीं हो रही, रात के वक्त की बात हो रही है। पूरी रात वो रोता रहा, ड्यूरिंग द नाइट या इन द नाइट द लिटिल बॉय क्राइड। अब इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला ये है,
मेजॉरिटी केसेस में एट नाइट ही यूज होगा। इन द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट गलत नहीं होता। अगर आपको एरर का क्वेश्चन एग्जाम में मिला है तब तो उस केस में आप देखें कि सेंटेंस में कोई और एरर तो नहीं है, कोई और एरर तो नहीं है। अगर कोई और एरर है तो उसको मार्क कर दो, इन द नाइट को सही मान लो। और अगर कोई और एरर नहीं दिख रही तो फिर इन द नाइट को ही एट द नाइट मान लो। ठीक है। बोलने चलने लिखने में अगर कोई एग्जाम नहीं देते हो आप, खाली बोलना चलना लिखना आपका पर्पज है इंग्लिश बोलना, तो आप एट नाइट फ्रेज का इस्तेमाल करें, इन द नाइट या इन द ड्यूरिंग द नाइट का इस्तेमाल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। लंबा पैराग्राफ है, आराम से वीडियो पॉज करके देख लो, समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पिछले वाले का। ये है ना, एक जगह नहीं मिलेगा सारा आपको। खूब पढ़ोगे लिखोगे प्रेपोजिशन चैप्टर को, आर्टिकल चैप्टर को, तो लास्ट में ये आप है ना समरी बनाओगे। तो ये बनी बनाई मैं आपको दे रहा हूं, 2-3 घंटे का आपका टाइम बचेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, फटाफट से दे लो इसको एक रीडिंग। चलो शुरू करें। कह रहे जी, इट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु फर्स्ट मेड द अनाउंसमेंट ऑफ अ सीज फायर between the two countries, and in further statements American officials have said US President या Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio were in close touch with leaders of both countries। सेंटेंस बहुत लंबा है, अभी भी खत्म नहीं हो रहा, तो मैं एंड से पहले वाला पढ़ लेता हूं, फिर एंड के बाद वाला जोड़ दूंगा। कह रहे जी, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप ही था। इट वॉज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इट से शुरू होने वाले फ्रेज को। ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी था अमेरिका का, जिन्होंने सबसे पहले मेक किया था इस अनाउंसमेंट को या इस ऐलान को किया था। और ऐलान किसका था? सीज फायर का, युद्ध विराम का, आर्मिस्टिस का। और करे किस किस के बीच था? ऑफ कोर्स 2 कंट्रीज के बीच था, अमेरिका और चाइना के बीच। इनके बीच ही था ना। देखो दिमाग लगाना है आपको, ऐसा नहीं है सर 2 कौन सी कंट्री है, यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ। अरे भारत पाकिस्तान है भाई, इन्हीं की बात हो रही है। हर चीज़ कैसे लिख देंगे? थोड़ा आपको आइडिया लेना है पीछे क्या बात हो चुकी है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट ही था डोनाल्ड ट्रंप, जिसने इस अनाउंसमेंट को मेक किया कि युद्ध विराम हो चुका है दोनों भारत पाकिस्तान के बीच। और कह रहे इसके आगे की स्टेटमेंट में, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद इसके आगे के ऐलानों में अमेरिका के जो है ऑफिशियल्स ने ये कहा, या वो ऐसा कह चुके हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या फिर यूं कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, वो क्लोज टच में थे, बहुत नज़दीकी से मेल जोल बढ़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे लीडर्स के साथ में दोनों कंट्रीज़ के। जिसमें कौन शामिल है? इंक्लूडिंग पीएम मोदी, जिसमें शामिल है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। और क्यों कर रहे थे ये काम? हेल्प, आगे कॉमा लगा के बता रहे हैं। कह रहे ये कर रहे थे हेल्पिंग देम अराइव एट दिस अंडरस्टैंडिंग, हेल्प करते हुए इन दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स को मदद करते हुए कि वो अराइव एट करें या आप पहुंचे इस अंडरस्टैंडिंग तक, इस समझ तक जो है सीज फायर की। तो ये अमेरिका का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाई दोनों कंट्रीज के बीच, और फिर अमेरिका का उपराष्ट्रपति और वहाँ का जो विदेश मंत्री है, इसने दोनों कंट्रीज के लीडर से बात की, जिसमें मोदी साहब भी शामिल है। और बात करने का पर्पज ये था कि मदद किया जा सके कि दोनों कंट्रीज इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचे। चलिए 8 की वर्ब है वॉज, हुआ है ट्रंप के लिए, वर्ब है इसकी मेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मेड द अनाउंसमेंट यानी इस अनाउंसमेंट को मेक किया। सीज फायर के लिए 1 वर्ड मैंने आपको बताया था, युद्ध विराम के लिए आर्मिस्टिस, याद रखना इसको। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव सेड, और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वर्ब है वर। दे वर इन क्लोज टच। क्लोज टच में होना, किसी से एकदम लगातार जुड़े हुए होना, उससे बातचीत करना। चलिए कह रहा है जी, द करंट फ्लेयर अप वॉज कॉज्ड बाय द टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट इन पहलगाम ऑन अप्रैल 2022। कह रहा है करंट जो है फ्लेयर अप है। फ्लेयर अप का मतलब होता है अचानक से उठा हुआ तूफान, चाहे किसी वॉर का हो, जंग का हो, हिंसा का हो, है ना। इस तरह की गंदी चीज़ें जब अचानक से उठती हैं तो उसको फ्लेयर अप बोलते हैं। कह रहा है ये जो हिंसा का तूफान है करंट में चल रहा है, ये कॉज्ड बाय है, इसका कारण क्या है? एक आतंकवादी दहशतगर्द हमला हमारे यात्रियों पे, टूरिस्ट पे, पहलगाम में, और ये काम हुआ था अप्रैल 22 को। चलो अप्रैल 22 एक दिन है तो पहले ऑन लगाया, खाली अप्रैल लिखा होता तो इन लगा होता, ईयर लिखा होता 2025 तो भी इन लगा होता, सुबह शाम लिखा होता तो भी इन लगा होता, दोपहर लिखा होता तो नून से पहले एट लगा होता। ठीक है, जो पीछे करवाए थे वही फॉर्मूला सारे बार बार रिवाइज होंगे। फ्लेयर अप की वर्ब है वॉज कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट और देख लो। आप देख रहे हो ना अराइव एट। अराइव का मतलब होता है कहीं पहुंचना। जैसे आप दिल्ली पहुंच गए, कराची पहुंच गए, तो अराइव्ड एट दिल्ली या अराइव्ड एट कराची। लेकिन याद रखें पहुंचने को रीच करना भी बोलते हैं।
आई हैव रीच्ड दिल्ली भी लिख सकते हो आप, पर ध्यान क्या रखना है, जहां भी पहुंचो उसके बाद में एड का इस्तेमाल मत करो जब आप रीच वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो। तो रीच और अराइव एक दूसरे की सिस्टर वर्ब्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कहीं पहुंचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फर्क क्या है। अराइव कहती है मेरे बाद एड प्रेपोजिशन आएगा, मैं इन ट्रांजिटिव वर्ब हूं। रीच बोलती है मैं तो ट्रांजिटिव हूं, मेरे को कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, मीनिंग मैं वही दे दूंगी अराइव वाला बिना एड के। तो ये वर्ब्स के जोड़े आपको सीखने हैं, 8-10 जोड़े आपको करवाए हुए हैं और 6-8 आपके सामने मैंने लिख भी दिए हैं। अवेट का मतलब इंतजार करना, लेकिन फॉर मत लगाना इसके आगे, वेट के आगे इंतजार करने के आगे फॉर लगाएं। अपोज करना, किसी को खिलाफ, किसी के खिलाफ होना, खड़े होना किसी के खिलाफ, बिना टू के अपोज करना है किसी को भी, ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगेगा, ऑब्जेक्ट करने का मतलब भी ऑब्जेक्शन दिखाना, खिलाफ होना होता है। कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ, जानते हैं दोनों वर्ड्स को, कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ का मतलब है मिल करके बना होना, जैसे किताब मिलके बनी है कमरों से, घर बन के मिला है मिलके बना है लोगों से या दीवारों से, स्कूल मिलके बना है स्टूडेंट से, है ना। तो इस तरीके से कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के बाद में ऑफ लगा दो, कंप्राइज के बाद में मत लगाओ। अब ये वाले पे खास ध्यान चाहिए, रिप्लाई करना जवाब देना, आंसर करना जवाब देना, आंसर के बाद में वर्ब फॉर्म में टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही रिप्लाइड टू माई क्वेश्चन, आंसर्ड टू मत लिखो, ठीक है। वर्ब फॉर्म में आंसर अपने बाद में टू नहीं लेती है। इनहैबिट करना, किसी एरिया में रहना, वी इनहैबिट दिस सिटी, वी लिव इन दिस सिटी। रिजेंबल करना, किसी के जैसा दिखाई देना, यू रिजेंबल योर सिस्टर, और इसको सिमिलर टू भी बोल सकते हैं, यू लुक सिमिलर टू योर सिस्टर। रिजेंबल के बाद में टू नहीं आता, बिना किसी टू के रिजेंबल का इस्तेमाल होगा। चलो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जरूर से इसको ट्राई दें, 2 एरर्स मिलेंगी, खुद से चेक करो। ऑपोज के बाद में, रिजेंबल के बाद में, आंसर के बाद में क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करें ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूं। बढ़े आगे, चलो सब लोग ट्राई देना लास्ट क्वेश्चन को। आराम से पढ़ लो इसको, फिर फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा जी पाकिस्तान हैज यूज्ड टेररिज्म एज एन अनस्टेटेड पॉलिसी। सब झगड़ों की जड़ यही है, पाकिस्तान जो है ना उसने यूज किया है दहशतगर्दी को, आतंकवाद को, एक्सट्रीमिज्म को एक ऐसी पॉलिसी के तौर पे जो अनस्टेटेड है, ये कहता नहीं है। दुनिया के सामने कहना है कि हमने आतंकवाद के खुद हम विक्टिम हैं, लेकिन चुपचाप तरीके से आतंकवाद को बिना कहे बिना बताए दुनिया को एक जरिए के तौर पे यूज करना, वर्ब एज की हैज यूज्ड। कह रहे बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इंडिया कैन टेक ओवर्ट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान in the event of a terrorist attack, the Narendra Modi government has effectively announced a new security doctrine। कह रहा है जी बाय लगा के बता रहा है इस काम को करके, और क्या करके, डिमॉन्स्ट्रेट करके, दिखा करके। क्या दिखा करके, कि भारत ले सकता है, इंडिया कैन टेक, एक खुला, एक ओवर्ट, एक खुलेआम होने वाला मिलिट्री एक्शन, और किसके खिलाफ, सभी उन टारगेट्स के खिलाफ जो पाकिस्तान में हैं। और कब लेगा, उस इवेंट में, उस मामले में, उस किस्से में जो होगा एक टेररिस्ट अटैक का। तो भारत पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान में छुपे हुए टेररिस्ट के ठिकानों को खुले तौर पे हमला कर सकता है, ऐसा दिखा करके। हुआ क्या, कह रहा है ऐसा दिखा के मोदी की जो सरकार है उन्होंने इफेक्टिवली या असरदार तरीके से ये अनाउंस या ऐलान कर दिया है। और किस चीज़ का, सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हमारे एक नए नियम सिद्धांत या डॉक्ट्रिन का। तो हमारा डॉक्ट्रिन अब क्या है, हम चुपचाप नहीं करेंगे वार, आतंक के ठिकानों पे खुलेआम वार करेंगे दुनिया के सामने। ये हमारा डॉक्ट्रिन पहले नहीं हुआ करता था, पहले हम चुपचाप करते थे या नहीं भी करते थे। तो मोदी की सरकार ने एक नया डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने रखा है कि भारत ये काम करेगा और खुलेआम ओवर्ट तरीके से करेगा। चलिए, इंडिया की वर्ब है कैन टेक, ओवर्ट होता है खुलेआम, इसका बिल्कुल उल्टा होता है कोवर्ट, इसका मतलब चुप चुप करके, है ना, बिना किसी को बताए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ अनाउंस्ड, डॉक्ट्रिन, रूब्रिक, प्रिंसिपल, एडिक्ट, याद है ना, कोई सिद्धांत या रूल जिसको आपने नया नया बनाया हो। कह रहा है जी पाकिस्तान विल नॉट बी अलाउड टू हाइड बिहाइंड डिनाइबिलिटी एंड कंटिन्यू टू प्रमोट टेररिज्म अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। कह रहा है पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी कि आप हाइड बिहाइंड कर सकें, छिप सकें इस चीज़ के पीछे। और किस चीज़ के पीछे, डिनाइबिलिटी के पीछे या मना कर देने के बहाने के पीछे। डिनाई करना है, नहीं मना कर देना, हमने तो किया ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं है पहलगाम कहाँ है, कौन सा पहलगाम, कौन से टूरिस्ट। अब कह रहा है जी पाकिस्तान को ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप नाक नुकर करके या पल्ला झाड़ के डिनाइबिलिटी के पीछे छुप जाओ। और ये भी अलाउ नहीं किया जाएगा आपको कि आप कंटिन्यू करो या जारी रखो
दहशतगर्दी को हमारी कंट्री में प्रमोट करना अगेंस्ट इनोसेंट पीपल, गुने जो है बेगुनाह लोगों के सामने, इनोसेंट पीपल के अगेंस्ट। चलिए, पाकिस्तान की वर्ब है विल नॉट बी अलाउड, अलाउ करना, किसी को इजाजत देना। दो चीज़ों के लिए अलाउड नहीं होगा पाकिस्तान, एक तो हाइड बिहाइंड करने के लिए और एक कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, विल नॉट बी अलाउड टू हाइड, विल नॉट अलाउड टू कंटिन्यू, ये टू यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अंडरस्टूड है, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो, कह रहे जी द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस परफॉर्म्ड विद स्टेलर करेज एंड प्रोफेशनलिज्म while civilians in Jammu and Kashmir paid a heavy price in terms of lives। कह रहे जी इंडियंस जो है आर्म फोर्सेस, हमारे भारत की डिफेंस फोर्सेस ने परफॉर्मेंस किया या परफॉर्म किया शानदार या स्टेलर करेज के साथ में, बहादुरी के साथ में, और बहादुरी के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म भी हमने रखा। हमारी बातचीत भी देखोगे आप मिलिट्री ऑफिसर्स की, जो शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह 10 बजे, क्या शानदार प्रोफेशनलिज्म आपको दिखेगा। कोई गाली गलौच नहीं, कोई गंदी बात नहीं, साफ शब्दों में आसान भाषा में अपनी बात रखना। तो हमारी आर्म फोर्सेस ने दिल खुश कर देने वाले तरीके से करेज और प्रोफेशनलिज्म के साथ में अपनी परफॉर्मेंस दी। करेज, जबकि जो हमारे सिविलियंस हैं, हमारे जो आम नागरिक हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने पे किया, एक भारी कीमत को चुकाया। और किस रूप में चुकाया? इन 3 चीज़ों के फॉर्म में चुकाया। पहला फॉर्म है लाइव्स यानी जिंदगी, दूसरा है पीस यानी अमन चैन, और तीसरा है प्रॉपर्टी यानी माल, पैसा। तो तीनों ही तरीकों से खो करके यानी नुकसान पा करके इन्होंने हैवी प्राइस को चुकाया। सिविलियंस की वर्ब है पेड, पे या हैवी प्राइस करना, कड़ी कीमत चुकाना। तो इसके लिए एक और फ्रेज है अंग्रेजी में, टू पे थ्रू नोज, टू पे थ्रू नोज, या टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। अब जो मुझे याद आ रही है मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारी आपको याद भी है ऑलरेडी, पहले से रिवाइज कर लेना। भारी कीमत चुकाना, टू पे थ्रू द नोज। चलिए, कह रहे द पीपल ऑफ पंजाब ऑल्सो हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे पंजाब के लोगों को भी बेयर करना पड़ा, सहना पड़ा बर्न को, मार को, इस कॉन्फ्लिक्ट की, इस झगड़े की। पंजाब में भी आपने सुना होगा, अमृतसर से लेकर के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट तक, फाजिलका तक बहुत सारी शेलिंग, बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हुए हैं, लोगों की जानें भी गई हैं। तो पंजाब हैड टू, या पीपल ऑफ पंजाब हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर द ब्रंट ऑफ करना, वैसे ही आपने समझ लिया, बेयर का मतलब सहना, ब्रंट का मतलब होता है मार या चोट, किसी चीज का डैमेज। कह रहे जी इन द मिस्ट ऑफ द फायर द मोदी गवर्नमेंट अंडरस्कोर्ड अ की प्रिंसिपल ऑफ इंडियन आइडेंटिटी दैट इट इज प्लूरलिस्ट, मल्टी रिलीजियस, डेमोक्रेटिक एंड करेक्टली आइडेंटिफाइड पाकिस्तान स्ट्रेटजीज टू क्रिएट कम्युनल डिस्कॉर्ड इन द कंट्री। कह रहे जी इस फायर के बिल्कुल बीचों बीच, इस पूरी आगजनी और हमले बाजी के मिड्स ऑफ, है ना, बिल्कुल बीचों बीच, मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने अंडरस्कोर किया या एम्फसाइज किया, जोर दे करके रखा सबके सामने। क्या अंडरस्कोर किया, किस चीज़ पे जोर दिया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण संजीदा सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे, जो है भारत की आइडेंटिटी का, इंडियन आइडेंटिटी का। और भारत की आइडेंटिटी कैसी है? हमारी आइडेंटिटी जो कि है प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट मतलब विविधता में एकता वाली। हम सिंगुलर टाइप के लोग नहीं हैं, अलग भाषाएं, अलग रिलीजन, अलग नस्लें, सब मिलाकर के इंडियंस। तो इस प्लूरलिस्ट आइडेंटिटी को इन्होंने एम्फसाइज किया। हमारी आइडेंटिटी मल्टी रिलीजियस भी है, बहुत सारे धर्मों से मिलकर बनी है, और डेमोक्रेटिक भी है, हम लोकशाही में रहते हैं। और साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट ने सही तरीके से आइडेंटिफाई भी किया या पहचान करके बताया पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को, जो है क्रिएट करने की एक सांप्रदायिक या धार्मिक झगड़े को भारत में या कंट्री में, है ना। मोदी गवर्नमेंट की वर्ब है अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। आइडेंटिटी के लिए आया इट की वर्ब है इज, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, इसको रूब्रिक भी बोल सकते हैं, डॉक्ट्रिन भी बोल सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है आइडेंटिफाइड। मोदी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई भी किया, पहचान करके सबके सामने रखा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को। डिस्कॉर्ड होता है जी आपसी मनमुटाव, झगड़ा। कम्युनल यानी सांप्रदायिक, जो समाज के कई वर्गों में और धर्मों के बीच में हो, कम्युनल डिस्कॉर्ड। आसान है पढ़ने में, मुश्किल तो नहीं है कुछ। चलो मैं फ्लो में बता देता हूँ चीज़ें थोड़ा फास्ट। अगर आपको तेज़ लगे तो यूट्यूब में आपको पूरा मिला हुआ है, कंट्रोल्स है ना, 0.9 पे चलाओ या 1.25 पे चलाओ, आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग हो, वीडियो को उतनी स्पीड पे आप चला सकते हैं। चलो लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको फिनिश करो। कह रहा जी नाउ दैट अ वॉर हैज़ बीन अवॉइडेड एंड कॉन्फ्लिक्ट बीन ब्रॉट टू अ हॉल्ट, the Modi government must take stock
एंड शेयर इट्स लर्निंग विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहे जी नाउ दैट का मतलब होता है अब जबकि या अब जब। कह रहे जी अब जबकि या अब जाकर के या अब जब एक वॉर जो है दोनों कंट्री में अवॉइड हो गई है, झगड़ा एक बार खत्म हो गया है, वॉर से हम जो है बच चुके हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रिंग इन टू कर किया जा चुका है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, और कहाँ तक, एक हॉल्ट की तरफ, एक अंत की तरफ। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। कह रहा है अब जबकि ये काम हो चुका है, वॉर हमने अवॉइड कर दिया है, कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप कर दिया है। कह रहा तब हुआ क्या? कह रहा तब हुआ ये कि मोदी गवर्नमेंट को ना दो काम करने चाहिए। पहले तो वो टेक स्टॉक करें, जायजा लें सिचुएशन का। टेक स्टॉक याद है ना, साइज अप करना, टेक स्टॉक करना। और दूसरा वो शेयर करे, सबके सामने रखे अपनी लर्निंग को या सबक को। और किसके सामने करें शेयर? पीपल ऑफ इंडिया के सामने और उनके नुमाइंदों के सामने, यानी हमारे नेताओं के सामने। तो मोदी गवर्नमेंट को सबको बताना चाहिए वॉर क्या हुई, क्यों हुई, और अंत में भारत को क्या मिला, क्या खोया, जो कि आज मैंने सुना 8 बजे रात को बताने वाले हैं। चलिए, वॉर की वर्ब है हैज़ बीन अवॉइडेड, कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है हैज़ बीन ब्रॉट टू एन एंड या ब्रॉट टू एन हॉल्ट। हैज़ यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एक बार आ जाए तो दूसरी बार उसको ओमिट कर दो। वॉर हैज़ बीन अवॉइडेड पैसिव वॉइस में, कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन ब्रॉट टू एन एंड पैसिव वॉइस में। मोदी गवर्नमेंट की दो वर्ब्स हैं, पहली है मस्ट टेक स्टॉक करना, जायजा लेना सिचुएशन का। दूसरी है जी मस्ट शेयर, ये भी पिंक कलर में करनी थी, शायद रह गई। मस्ट टेक स्टॉक एंड मस्ट शेयर इट्स लर्निंग। कह रहे द ऑपोजिशन कांग्रेस हैज़ डिमांडेड एन ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय मिस्टर मोदी एंड स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कह रहे जो विपक्ष में कांग्रेस बैठी है उसने डिमांड किया है एक ऑल पार्टी मीटिंग को, सारी पार्टियों को बुलाया जाकर के मीटिंग को जो चेयर्ड बाय हो, जिसकी अगुवाई में हो, चेयरमैनशिप में हो मिस्टर मोदी, और एक स्पेशल सेशन को भी बुलाया है पार्लियामेंट के, या फिर यूं कहते हैं हमारी संसद के। ऑपोजिशन कांग्रेस की वर्ब है हैज डिमांडेड। कह रहा जी सेवरल अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैव सपोर्टेड द डिमांड। कह रहा जी बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ना सपोर्ट किया है इस डिमांड का। उनका भी यही कहना है कि मोदी जी को सभी पार्टी के नेताओं से मिलकर के बातचीत करना चाहिए, है ना, एक मीटिंग करनी चाहिए। कह रहा है द सेंटर कैन नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट ऑन की क्वेश्चंस। कह रहा है अब जो है ना सेंटर बिल्कुल भी नहीं, नो लॉन्गर मतलब अब बिल्कुल भी नहीं, रिमेन रह सकता है या बना रह सकता है गुपचुप या शांत या साइलेंट बहुत जरूरी सवालों पे, की क्वेश्चंस पे। तो अब सेंटर को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी कई जरूरी सवालों के सामने। और ये सवाल कौन से हैं? कह रहा है ये सवाल है रिगार्डिंग या इस चीज़ के बारे में, रिगार्डिंग या इस चीज़ के बारे में, इन डेवलपमेंट्स के बारे में, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, जो भी घटनाक्रम हुआ, डेवलपमेंट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, डेथ्स को लेकर के जो भी हुई सिविलियंस की और आर्मी वालों की, और लॉसेस को लेकर के जो भी हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, तो आसान भाषा में साफ शब्दों में देश के साथ में शेयर कर देना चाहिए मोदी जी को जो भी हमने खाया पिया खोया पाया, जो भी इस पूरी वॉर के अंदर। सेंटर की वर्ब है कैन नो लॉन्गर रिमेन, रिमेन करना बने रहना, साइलेंट यानी शांत। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो एक छोटा सा पैराग्राफ और है, इसको भी फटाफट दे दो एक रीडिंग। चलिए, कह रहे जी द ट्रूथ या ट्रूथ कैन नॉट बी अलाउड टू बी अ कैजुअलिटी इन वॉर। कह रहा है सच जो है ना उसको अलाउ नहीं कर सकते, हम परमिट नहीं कर सकते कि वो कैजुअलिटी बन जाए, एक शिकार बन जाए इस वॉर का। कैजुअलिटी का मतलब होता है ऐसा शिकार जिसकी भेंट चढ़ जाए, है ना, जिसकी डेथ हो जाए, जिसकी मौत हो जाए। तो इस वॉर के अंदर हम सच को मरने नहीं देंगे, जो भी सच है सबके सामने रखा जाएगा, दुनिया के सामने। ट्रूथ कैन नॉट बी अ कैजुअलिटी इन वॉर। कह रहा है रीसेंट डेज हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट न्यू टर्न्स इन जियोपॉलिटिक्स दैट हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। पिछले हाल के कुछ दिनों ने दिखाया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है बहुत बड़े बड़े मोड़ों को, टर्न्स को, बड़े बड़े बदलावों को देश की जियोपॉलिटिक्स में, हमारे देश की या दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स में। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये वो बदलाव हैं जिनके इम्प्लीकेशंस हैं, अच्छे बुरे परिणाम हैं, खास करके बुरे परिणाम भारत के लिए भी। इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? बुरे परिणाम, लेकिन अगर अच्छे भी हों तो फार फेस्ट हों, यानी दूरगामी हों। समझ गए ना? आज कोई काम हुआ 2025 में और 2035 तक उसका आपको कुछ मलाल है, कुछ अच्छा या बुरा आपको फील हो रहा है, तो वो उसके इम्प्लीकेशंस हैं 10 साल बाद तक। तो कुछ ऐसे बड़े टर्न्स या बदलाव हमने देखे हैं जिसके लिए भारत के लिए भी इम्प्लीकेशंस होंगे। डेज की वर्ब है हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना। इम्प्लीकेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट आया है टर्न्स के लिए, बदलावों के लिए, और इनकी वर्ब है हैव। कह रहा है जी चाइना रिपोर्टेडली सपोर्टेड
पाकिस्तान ऑपरेशंस। चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की कार्रवाई को, और कैसे किया? रिपोर्टेडली, रिपोर्ट किए जाने वाले तौर पे। भाई चाइना खुद तो कहता नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से चाइनीज मिसाइल्स, चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स जो काम नहीं किए ज़्यादा, तो चाइना ने खूब उनको अच्छे से पाकिस्तान को थमाया, जो है वॉर के वक्त थमाया। तो चाइना ने कथित तौर पे रिपोर्ट्स के हिसाब से सपोर्ट किया। कह रहा है यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नथिंग न्यू। कह रहा है जी अमेरिका का भी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो बीच बचाव है, दखल अंदाजी है इस झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, कह रहा है वो भी कोई नई चीज़ नहीं है, नथिंग न्यू नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं, 65 में, 71 में अमेरिका ने दखल अंदाजी की थी वॉर के लिए, वॉर के अंदर पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की थी उस वक्त। ठीक है, यूएस इन्वॉल्वमेंट की वो है। कह रहा है बट सेंटर हैज़ टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द करंट इन्वॉल्वमेंट। कह रहा है लेकिन सेंटर को इस बार क्लैरिफाई करना ही होगा, साफ तरीके से बताना ही होगा नेचर को या प्रकृति को, करंट इन्वॉल्वमेंट की, हाल में जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके बारे में। और क्यों बताना है? कह रहा है जी वो इसलिए एज इट रेजेस कंसर्न अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, क्योंकि ये इंटरवेंशन जो है अमेरिका का, वो रेज करता है, खड़ा करता है, पैदा करता है चिंताओं या कंसर्न्स को, अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर के, वैश्वीकरण को लेकर के, कश्मीर के झगड़े का, कश्मीर डिस्प्यूट का। तो ऐसा ना हो ये डिस्प्यूट दो कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान का हो और इसको अमेरिका और यूके और चाइना मिलकर के सॉल्व कर रहे हो, हम नहीं चाहते हैं ये। तो इसलिए हमें करंट नेचर जो है यूएस की इन्वॉल्वमेंट का बताना होगा, कहीं यूएस कश्मीर के मामले में बीच बचाव तो नहीं करने लगा। सेंटर की वर्ब है हैज़ टू, इट की वर्ब है रेजेस, इट आया है इन्वॉल्वमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, अब ये वाला लास्ट है, मुझे बार बार लग रहा था लास्ट वो वाला है, लेकिन एक्चुअल में एक पैराग्राफ और बाकी है, पढ़ लो इसको फटाफट। कह रहा जी द रीसेंट डेज ऑल्सो सो कॉम्पिटिटिव जिंगोइज्म बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस। कह रहा है हाल के कुछ दिनों में हमने देखा, या इन दिनों नहीं देखा, बहुत प्रतियोगितात्मक या कॉम्पिटिटिव जिंगोइज्म को, एक्सट्रीमिज्म को बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में जो है हमने देखा। कह रहे जी विच इज़ नॉट हेल्पफुल, जो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल भी मदद करने लायक नहीं है, नुकसान ही करेगा ये। जिंगोइज्म आपको पता है एक्सट्रीमिज्म, लेकिन जिंगोइज्म आप धर्म के नाम पे भी कर सकते हो, जाति के नाम पे भी कर सकते हो, क्षेत्रवाद भी जिंगोइज्म है। तो दोनों पार्टियों के बीच में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद का हमने एक्सट्रीम बिहेवियर देखा। रिसेंट डेज की वर्ब है सो, सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, विच आया है जिंगोइज्म के लिए, विच की वर्ब है इस। कह रहा है द बीजेपी विच इज इन पावर इज अकाउंटेबल एंड इट कैन नॉट एस्केप दैट बाय रेजिंग हिस्टोरिकल फैंटम्स। कह रहे जो बीजेपी है, जो कि इन पावर है, सत्ता में बैठी है, वो पूरी तरीके से अकाउंटेबल भी है, वो जिम्मेदार भी है जो भी हो रहा है, और ये बिल्कुल भी स्केप नहीं कर सकता या बच के नहीं निकल सकता इस काम को करके। और ये काम है रेज या करने का, उठाने का, ऐतिहासिक भूतों को, फैंटम्स को, या फिर गड़े मुर्दों को। फैंटम क्या होता है? भूत, गड़ा मुर्दा। तो पावर में आप बैठे हो पिछले 15 साल से, 12 साल से, 11 साल से, आप ही अकाउंटेबल हो जो भी हो रहा है, आप उस अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते हो नेहरू जिन्ना की बात करके या इंदिरा गांधी का नाम लेकर के। गड़े मुर्दों को उखाड़ करके आप करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बीच बचाव नहीं करो। बीजेपी की वर्ब है कैन नॉट एस्केप, एस्केप करना यानी बचना, अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार। बीजेपी की वर्ब है इज, इट आया बीजेपी के लिए, उसकी वर्ब है कैन नॉट एस्केप। विच आया बीजेपी के लिए, इसकी वर्ब है इज। कह रहा जी फॉर अ कंट्री टू बी एबल टू सिक्योर इटसेल्फ एंड प्रॉस्पर देयर मस्ट बी कूल हेडेड थिंकिंग अमंग इट्स लीडर। कह रहा जी एक कंट्री के लिए, फॉर ए कंट्री, कि वो एबल हो सके, सक्षम हो सके अपने आप को महफूज रखने में, सिक्योर करने में, और प्रॉस्पर करने में यानी फलने फूलने में, आगे बढ़ने में। कह रहा है किसी भी कंट्री को अगर ये काम करने हो, अपने को सेफ रखना हो और आगे प्रॉस्पर करवाना हो, फलना फूलना हो, तो एक कूल हेडेड थिंकिंग होनी चाहिए, एक ठंडे दिमाग से सोच विचार होना चाहिए, देयर मस्ट बी। और किसके बीच में होना चाहिए? इसके लीडर्स के बीच में होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। और क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस, अपने घर में एक सियासी या राजनीतिक तौर पे एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए सोशल हार्मनी, समाज के अंदर प्यार होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। और लास्ट क्या होना चाहिए? एंड अ रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेशनल व्यूज़ एज अपोज टू जिंगोइस्टिक स्लोगन्स, और एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए प्रोफेशनल व्यूज़ की, आर्मी जैसे प्रोफेशनल लोगों के नज़रिए की, बजाय इस चीज़ के, या एज अपोज टू, बजाय इस चीज़ के जो हैं जिंगोइस्टिक स्लोगन्स, ऐसे नारे जो राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवादी भी ना बोलूँ, धर्मवादी हैं,
समाजवादी हैं, किसी समुदायवादी हैं, है ना। तो जिंगोइस्टिक बातों पे हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी है, हमें बात देनी है रिस्पेक्ट प्रोफेशनल के नज़रिए को। कोई आर्मी वाला कोई बात को समझाए तो उस बात को हमें रिस्पेक्ट देनी है। तो ये 4 चीज़ें किसी भी देश के लिए होनी जरूरी हैं अगर उसको आगे बढ़ना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। लीडर्स कूल हेडेड हो, ठंडे दिमाग से सोचते हो, डोमेस्टिकली पॉलिटिकली कंसेंसस हो, सारा देश सियासी तौर पे एक साथ खड़ा हो, समाज में झगड़ा ना हो किसी धर्म का, जाति का, और प्रोफेशनल व्यूज़ की बात होती हो, जिंगोइस्टिक स्लोगन्स जो हैं उनका इस्तेमाल ना होता हो। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। मस्ट बी वर्ब है यहाँ पे, थिंकिंग, कंसेंसस, हार्मनी और रिस्पेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट जो हैं वर्ब के बाद रखे हुए हैं क्योंकि क्लोज देयर से शुरू हुआ था। आ जाओ अपने जो है क्लोज टेस्ट पे, जो भी इस क्लास में सीखा इस क्लोज टेस्ट पे आपको अप्लाई करना है। मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको दे देता हूँ, जो वर्ड्स आपने देखे थे फटाफट उनको फिर से देख लो। मेडल करना, इंटरवीन करना, किसी झगड़े के बीच में पड़ना। एस्केलेटिंग यानी आगे बढ़ता हुआ मामला, आगे से आगे जब मामला खराब होता है, ऊपर ऊपर जाता है, एस्केलेट होता है। फ्लेयर यानी अचानक से होने वाली वायलेंस, कोई वॉर, कोई हिंसा, कोई झगड़ा। सीज फायर होती है युद्ध विराम, आर्मिस्टिस या एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फायरिंग। डॉक्ट्रिन होता है प्रिंसिपल, डॉगमा, सिद्धांत जो आपने बनाया या जिस पे आप चलते हैं। ओवर्ड यानी खुलेआम, इसका उल्टा है कोवर्ड यानी गुपे छुपे। स्टेलर यानी शानदार, एक्सेप्शनल। बेयर द ब्रंट ऑफ करना, किसी चीज़ के बुरे परिणामों को सहना। टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ समथिंग, ये भी एक इंग्लिश में फ्रेज है। रिसीविंग एंड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ के, ठीक है ना, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट को झेलना। टेक स्टॉक करना, जैसे पंसारी करता है अपनी दुकान में। साइज अप करना भी बोलते हैं इसको, मामले का जायजा करना, सिचुएशन को इवेल्युएट करना, टेक स्टॉक करना। किसी चीज़ को अगर होल्ड पे लाते हो, ब्रिंग समथिंग टू अ होल्ड या ग्राइंडिंग होल्ड, यानी किसी चीज़ को आपने धीरे धीरे खत्म कर दिया, स्टॉप कर दिया। जैसे चक्की को आपने चला के बंद कर दिया हो तो अचानक से बंद नहीं करेगी, वो गड़ 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 की आवाज़ करेगी, ग्राइंड करते हुए बंद होगी। जैसे पंखा है, बिजली चली गई तो अचानक से बंद नहीं होगा, स्पीड कम करेगा और अचानक से जाएगा। तो यही होता है ब्रिंग समथिंग टू अ होल्ड या ग्राइंडिंग होल्ड भी इसको लिखते हैं। लास्ट में है जी कैजुअलिटी यानी डेथ या इंजरी जो वॉर से हो। इम्प्लीकेशन, रेमिफिकेशन, रेपोकर्शंस, किसी चीज़ के दूरगामी दुष्परिणाम। फैंटम होता है गड़ा हुआ मुर्दा। जिंगोइज्म आपने देख लिया, एक्सट्रीम बिहेवियर है। अब आ जाओ अपने क्लोज टेस्ट पे। मैं चाहता हूं आप इसको खुद से ट्राई दो, फिर मैं इसको करवा देता हूं फटाफट। चलिए 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। जिंगोइज्म, मेडल इनटू, रेमिफिकेशंस, डॉक्ट्रिन, ओवर्ट और साइज अप। मैं इनके मीनिंग निकाल लेता हूं पहले, फिर देख लूंगा कौन सा कहां फिट होगा। जिंगोइज्म आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राष्ट्रवाद या धर्मवाद। मेडल इनटू करना, किसी मामले में पढ़ना। इनटू को आप निकाल भी सकते हैं, अगर मेडल आ जाए और इन लिखा हो तो मेडल इनटू हो गया वो। रेमिफिकेशन यानी दुष्परिणाम। डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत। ओवर्ट यानी खुलेआम, साइज अप करना, टेक स्टॉक लेना, जायजा लेना। कह रहा जी गवर्नमेंट की जो नई सिक्योरिटी है, जो ये वाली चीज़, वो एम्फसाइज करती है बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन को, बहुत जवाबी, स्ट्रॉन्ग से जवाबी हमले को। रिटेलिएशन होता है जवाबी हमला, और किसके सामने? क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स के सामने, बॉर्डर से आने वाली या बॉर्डर पार से आने वाली चुनौतियों के साथ। तो सरकार का नया क्या है जो इस चीज़ पे एम्फसाइज करेगा? सरकार का नया सिद्धांत है जो उन्होंने बनाया है। फर्स्ट में आ जाएगा डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। सरकार की रेमिफिकेशन नहीं है, सरकार का जिंगोइज्म नहीं है, जिंगोइज्म तो पागल लोग करते हैं। सरकार का तो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, सुरक्षा को लेकर के एक नया सिद्धांत है। कह रहे जी वाइल सम व्यू दिस एज नेसेसरी, जहां कुछ लोग इसको देखते हैं जरूरी होने के तौर पे जो सरकार कर रही है। अदर्स वॉर्न इट मे प्रोवोक इंटेंस रिटेलिएशन, दूसरे कई लोग वॉर्न करते हैं या चेतावनी देते हैं कि ये प्रोवोक कर सकता है, चिढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है बहुत बड़े जवाबी हमले को सामने वाली तरफ से। तो ये सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मीनिंग निकालो, आगे बढ़ो। कह रहा जी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लीडर्स शुड अवॉइड डैश इन फॉरेन अफेयर्स एंड रजिस्ट डैश डिस्प्लेज ऑफ नेशनलिज्म। क्रिटिक्स ऐसा आर्ग्यू भी करते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को फॉरेन अफेयर्स में, जो है वैश्विक मामलों में, और उनको रजिस्ट करना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए इस चीज़ से जो है डिस्प्ले ऑफ नेशनलिज्म का, अपने राष्ट्रवाद को दिखाने के तरीके का। तो लीडर्स को क्या अवॉइड करना है? लीडर्स को अवॉइड करना है किसी चीज़ को, यहाँ पे एक नाउन चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑलरेडी एक नाउन था, पहले से माइनस कर चुके हो। रेमिफिकेशन यानी दुष्परिणाम, लीडर्स को अवॉइड दुष्परिणामों को तो नहीं करना फॉरेन अफेयर्स के अंदर। लीडर्स को अवॉइड करना है मेडल करने से, मेडल करना यानी टांग फंसाना, और मेडल वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो, क्योंकि अवॉइड वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब को लेती है आईएनजी फॉर्म में नाउन बना के। तो लीडर्स शुड अवॉइड मेडलिंग, अब इन लगा हुआ आगे, मेडलिंग इन फॉरेन अफेयर्स,
और उनको रजिस्ट करना होगा ऐसा जो है नेशनलिज्म उसका डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसा होगा? डिस्प्ले या झांकी होगी बहुत खुले तौर पे ओवर्ट तरीके से। तो लीडर्स को नेशनलिस्टिक जो है डिज़ायर नहीं दिखाने हैं टीवी के ऊपर, मार देंगे काट देंगे हमारा देश है ना, वो हमसे अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ऐसा नेशनलिज्म लीडर्स को टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए जैसे मुनीर ने दिखाया। ठीक है, तो थर्ड में आ जाएगा ओवर्ट डिस्प्ले और सेकंड में आ जाएगा मेडलिंग इनटू जो है फॉरेन अफेयर्स। और ये वो वाला नेशनलिज्म है दैट बॉर्डर्स ऑन दिस थिंग। कह रहा है जी जो बॉर्डर ऑन करता है बिल्कुल मुकाम पे आप पहुंचाओ इस तरह के। जब नेशनलिज्म बहुत किसी मुकाम पे पहुंचेगा तो वो एक्सट्रीमिज्म बन जाएगा और उसको आप जिंगोइज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वही आसिफ मुनीर वाला जो आपने देखा था 15 दिन पहले हमले से, पुलवामा जो आपके पहलगाम हमले से, हिंदू हमसे अलग है, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एस्पिरेशंस, है ना। तो ये जिंगोइज्म तो है जो आपको नेशनल टीवी पे दिखाना था। तो ये उनको बॉर्डर जो बॉर्डर होता हो बिल्कुल इस दहलीज तक पहुंचता हो जिंगोइज्म, वो उनको नहीं दिखाना है। कह रहे द लॉन्ग टर्म डैश रिमेन्स टू बी सीन। जो लॉन्ग टर्म डैश है या यूं कह दें रेमिफिकेशंस हैं, नतीजे हैं, वो अभी देखे जाने बाकी हैं। ठीक है, अच्छे लेवल का था, सॉल्व करवा दिया मैंने आपको थोड़ा टाइम निकाल करके, क्लास भले ही लंबी हो गई हो। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब ये खुद से आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं सभी क्वेश्चंस के। कह रहा है जी यूनाइटेड स्टेट्स के रोल को लेकर के आर्टिकल में क्या कहा गया है, इसने कैसा रोल प्ले किया अमेरिका ने, ABCD चारों में से आपको एक जो है चूज करना है। आंसर खुद से निकालो। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर है, वीडियो के नीचे आके चेक करो, मेरे आंसर से अपना मैच करना। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कॉम्पिटिटिव जिंगोइज्म का नाम क्यों लिया गया पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में? इस फ्रेज का इस्तेमाल करके आर्टिकल में क्या आपको समझाना चाहा गया है? बीजेपी कांग्रेस में कॉम्पिटिटिव जिंगोइज्म हो रहा है, इससे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? चलो आंसर मैं करवा देता हूं, अपना चूज कर लो। आंसर है इसका डी। दोनों पार्टियां जिंगोइज्म का इस्तेमाल करके वॉर से पॉलिटिकल गेन चाहती हैं, इस जंग के सहारे कुछ सियासी माइलेज निकालना, फायदा निकालना चाहती हैं। यह है कॉम्पिटिटिव जिंगोइज्म, है ना, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं जिंगोइज्म के मामले में। डी आंसर बनेगा। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। एरर्स आपको ऑलरेडी करवा दी हैं, जो कॉन्सेप्ट 3 सीखे हैं इस पे अप्लाई होंगे, खुद से ट्राई दो। अगेन फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, चेक करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। ओवरऑल ओपिनियन क्या है आपकी इस वॉर को लेकर के, जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में। हम भी जानना चाहेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी जब सीज फायर हो गया है। चलिए, अंटिल